अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों, डेली क्लासेस पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश से भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ नोट्स, साथ ही साथ पैरामेडिकल से संबंधित हर एक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो अभी इंस्टॉल कीजिए टेलीग्राम ऐप को और वहाँ पे सर्च करना है स्टडी विद रितेश और हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दीघा समुद्र तट बीच कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, या इनमें से सभी? बिल्कुल फास्ट बताना है, सभी बच्चे बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट। दीघा समुद्री तट बीच ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेट है? हाँ, तो वेल डन बच्चों, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी पश्चिम बंगाल, देन आपका आंसर सही है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। वेल डन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, दीघा समुद्र तट बीच जो है ये पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में स्थित है। कौन सा जिला है बच्चों? पश्चिम बंगाल में एक जिला आता है, उस जिले का नाम है मेदिनीपुर। ठीक है, तो मेदिनीपुर जिले में आपको ध्यान रखना है, ये दीघा समुद्र तट बीच स्थित है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ गाइज। देखिए, समुद्री तट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, समुद्री तट से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभार आपके बिहार पैरामेडिकल की एग्जाम में। तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य, क्या आप लोग बता सकते हो सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? बिल्कुल फास्ट बताना है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य। जी हाँ, सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? तो जी हाँ बच्चों, ये है गुजरात। ठीक है, ये भी याद रखना है, गुजरात है ना। वेल डन। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ माय डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश ने सर्वप्रथम दिया? यानी महिलाएं भी वोटिंग कर सकेंगी, तो ये राइट जो है किस देश के द्वारा सबसे पहले दिया गया था? जी हाँ, उत्तराखंड, यूपी, या न्यूजीलैंड, या आंध्र प्रदेश? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट। भैया कौन सा देश है? तो देखो, यहाँ पे उत्तराखंड तो होगा नहीं, इतना तो आप लोग भी जानते हो, उत्तराखंड तो होगा नहीं, ये तो स्वाभाविक सी बात है, उत्तराखंड तो होगा नहीं गाइज। यूपी भी नहीं होगा, आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, भारत के राज्य हैं। लेकिन यहाँ पे देश के बारे में पूछा है ना, कौन सा देश है, तो कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने जो है महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया था। ठीक है, और ये कब दिया था ये भी आपको बता दें, तो 1893 ईस्वी में। ठीक है, ये भी याद रखना है, 1893 ईस्वी में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और भारत में मत देने का अधिकार महिलाओं को जो है किस शासन के अधिनियम के तहत मिला था? ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में मत देने का अधिकार, जी हाँ, भारत में मत देने का अधिकार महिलाओं को किस अधिनियम के तहत मिला था? भारत में मत देने का अधिकार, भारत में मत देने का अधिकार महिलाओं को, भारत में मत देने का अधिकार महिलाओं को किस शासन के तहत मिला था? किस शासन अधिनियम के तहत? किस शासन अधिनियम के तहत? तो जी हाँ, ये भी याद रखना है, भारत में मत देने का अधिकार महिलाओं को किस शासन अधिनियम के तहत मिला था? तो ये मिला था बच्चों, हाँ, भारत शासन अधिनियम 1919 को। जी हाँ, ये जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है भारत में महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए माय डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा अफ्रीका में नहीं है? बोट्सवान, बोस्निया, अल्जीरिया, इजिप्ट। बिल्कुल फास्ट बताएंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जी हाँ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। यानी आप ये पूछ रहा है कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है ना? आप सभी जानते हो बच्चों कि अफ्रीका क्या है। अफ्रीका एक गाइज यहाँ पे महाद्वीप है ना, कंटिनेंट है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में लोकेट नहीं है, यानी स्थित नहीं है। तो जी हाँ, यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बोस्निया। जी हाँ, बोस्निया देखिए ये यूरोप में है, यहाँ पे ये भी लिखा भी हुआ है ना, यूरोप में। तो ये क्या है? अफ्रीका में नहीं है ना। यूरोप अलग महाद्वीप हो गया और अफ्रीका अलग महाद्वीप हो गया। तो भैया कौन सा देश जो है अफ्रीका में नहीं है ना, अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, तो ये बोस्निया है और ये कहाँ है? यूरोप में है। देखिए ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के अनुसार सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ गाइज। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है 2020 में कौन सा बीजेपी का अध्यक्ष बना? देखिए ये 2020 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि 2020 में कौन बीजेपी का अध्यक्ष बना था। तो बच्चों जेपी नड्डा या सीवी रमन या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी जेपी नड्डा। ठीक है, हाँ जी, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? जेपी नड्डा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है रामचंद्र गुहा कौन है? जी हाँ सर, बताइए बिल्कुल फास्ट, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे कि रामचंद्र गुहा कौन है। कौन है ये? रसायन शास्त्र है या एक इतिहासकार हैं या भौतिकी शास्त्र है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। रामचंद्र गुहा कौन है ये? तो जी हाँ बच्चों, ये एक इतिहासकार हैं, है ना। कौन है ये? इतिहासकार हैं, है ना, यानी हिस्ट्रियन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार पूछा था सर पीसी रॉय कौन है? सर पीसी रॉय, सर पीसी रॉय कौन थे, मतलब कौन है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ रखा था, क्या आप लोग बता सकते हो? सर पीसी रॉय कौन है? ये रसायन शास्त्र हैं। ठीक है, यानी एक रसायन शास्त्री थे, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, नए कोरोना विषाणु से हुई बीमारी को कहते हैं। देखिए बच्चों, अभी मैंने बताया कि ये 2020 का पेपर है, तो उस समय कोरोना से रिलेटेड भी प्रश्नों को पूछा गया था, है ना। कोरोना से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। तो आपको बस बता देना है कि नए कोरोना विषाणु से हुई बीमारी को उस समय क्या कहते थे हम लोग? कोविड-19। जी हाँ, कोविड 2019 जो है ये सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ गाइज। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ध्यान से हर एक क्वेश्चंस को देखना है, पढ़ना है, देन आंसर करना है। देखिए प्रश्न है, एक राज्यसभा के सदस्य का जीवन काल सामान्यतः होता है, यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये पूछा जा रहा है। 5 वर्ष का, 25 वर्ष का, 30 वर्ष का या 6 वर्ष का? बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे, सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट। तो जल्दी से बताना है यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। वेल डन, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा, यानी 5 वर्ष। जी हाँ, 5 वर्ष जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए राज्यसभा की बात आई है ना, तो देखिए ये भी जान लीजिए कि राज्यसभा कैसा सदन होता है। तो राज्यसभा जो है बच्चों, आप लोग को बताना है कैसा सदन होता है, उच्च या निम्न। तो यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। तो बच्चों राज्यसभा जो है यह उच्च सदन होता है। कैसा सदन होता है? उच्च सदन होता है। ठीक है, हाँ उच्च सदन होता है। और साथ ही साथ बच्चों आपको बता दें कि यह एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन, स्थायी सदन यानी कहने का मतलब इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं, यानी राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये भी याद रखना है। अगर आपसे मैं पूछूं कि राज्यसभा के पदेन सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति,
राज्यसभा के पदेन सभापति ये कौन होते हैं? तो ये आपको याद रखना है, कौन होते हैं? देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बता दो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? बता सकते हो? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताना है, सभी बच्चे बताएंगे। तो जी हाँ बच्चों, सही जवाब है 30 वर्ष। जी हाँ, 30 वर्ष याद रखना है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष की होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है इसके बाद, आर्किमिडीज का सिद्धांत कब दिया गया था? आप सभी जानते हो कि आर्किमिडीज का सिद्धांत काफ़ी फेमस हुआ करता है ना। तो आपको बताना है ये सिद्धांत आर्किमिडीज जी के द्वारा कब दिया गया था, 2050 बीसी में या 350 बीसी में? सभी बच्चे बताएंगे। 2050 बीसी में या फिर 350 बीसी में, 220 बीसी में या 150 बीसी में? सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी 250 बीसी, देन आपका आंसर सही है। वेल डन। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, अंडों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप सभी। अंडों का समूह कहलाता है क्लस्टर, क्लच, सेट, क्लम्प। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी क्लच, देन आपका आंसर सही है। तो जी हाँ, अंडों का समूह क्या कहलाता है? क्लच कहलाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार देखो, कभी कभी पूछ लेता है कि ए प्लेस वेयर रैबिट लिव्स, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ खरगोश रहते हैं, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? आ रखा है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपको बताना है ए प्लेस where rabbits lives। तो बिल्कुल फास्ट बताएंगे, क्या कहते हैं? हच कहते हैं। उस जगह को क्या कहेंगे? हच कहेंगे, ठीक है। जी हाँ, हच कहते हैं, ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, किसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बिल्कुल फास्ट बताएंगे। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को, देहरादून को, उत्तराखंड को या यूपी को? बिल्कुल फास्ट। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जी हाँ, ये कहा जाता है अहमदाबाद को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार पूछ लेता है कि भारत का पिंक सिटी ये किसको कहा जाता है ना। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का पिंक सिटी या फिर भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी ना पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि भारत का पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो ये जयपुर को कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर, भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर, तो ये किसे कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को, है ना, बेंगलुरु को कहा जाता है। तो ये सब जो है आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ माय डियर स्टूडेंट। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत का 28वां राज्य। बिल्कुल फास्ट बताना है, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आपका जवाब आ रहा है झारखंड यानी ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है। तो झारखंड जो है ये भारत का 28वां राज्य है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? क्या आप लोग बता सकते हो? तो बिल्कुल फास्ट बताएंगे। झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था? बिल्कुल फास्ट, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो जी हाँ, सही जवाब आ रहा है बच्चों का। बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो वेल डन बच्चों, ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड ये बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। चलिए
चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, कौन सा स्थान है ना। व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत का कौन सा रैंक हुआ है ना, कौन सा स्थान है, पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां। सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो कितना है, सातवां स्थान है ना, सातवां स्थान है। अब देखिए ये भी जान लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, यानी पहले नंबर पे कौन सा देश आता है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, यानी फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो जी हाँ रूस सही आंसर हो जाएगा, रूस। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा देश आता है, देखिए हम लोग का सातवां रैंक है, तो फर्स्ट नंबर पे तो रूस है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये देश है। और सेकंड नंबर पे कनाडा है, ये भी आपको याद रखना है, कनाडा। और तीसरे नंबर पे जो है ये चीन आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ माय डियर स्टूडेंट। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, वह नदी जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, कौन सी नदी है, कोसी नदी है या फिर गंडक नदी है या काली नदी है या तिस्ता नदी है। बिल्कुल फास्ट, वह नदी जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी काली नदी, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, अच्छा, भारत और पाकिस्तान करके अगर प्रश्न रहता, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, देन क्या आंसर करोगे। ये तो भाई भारत और नेपाल के बारे में बात हुई थी ना, कि भारत और नेपाल के मध्य जो है सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो ये बनाती है काली नदी। लेकिन प्रश्न अगर ऐसे पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाने वाली नदी, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी नदी, कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो जी हाँ, ये कौन सी नदी हो जाएगी, तो ये सिंधु नदी हो जाएगी। कौन सी नदी, सिंधु नदी, जी हाँ सिंधु नदी, वही सिंधु नदी जिसका उद्गम स्थल कहाँ से है, बताओ। सिंधु नदी, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, मानसरोवर झील से है, ये भी याद रखना है, मानसरोवर झील से। ठीक है, वेल डन बच्चों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके बाद है अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है। बिल्कुल फास्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो जी हाँ सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, अगर यहाँ पे प्रश्न ऐसे पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो भैया सबसे बड़ा राज्य में कौन सा राज्य हो जाता, तो ये राजस्थान हो जाता। ठीक है, याद रखना है, राजस्थान सही जवाब हो जाता। ठीक है, हाँ, ठीक उसी प्रकार ये तो बात हुई राज्य के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, यानी सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज कौन सा है, बताओ। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, बिल्कुल फास्ट, तो ये कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। और सबसे छोटा, जी हाँ सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो जी हाँ ये लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप, वेल डन, लक्षद्वीप। अब देखिए लक्षद्वीप से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, आ रखा है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पेपर देखा होगा तो एक प्रश्न था कि भैया लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या, तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, बताइए, बिल्कुल फास्ट बताना है, सभी बच्चे बताएंगे, मैं सबका आंसर देख रहा हूँ। तो जी हाँ लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है, आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ माय डियर स्टूडेंट। चलिए बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उल्लू है या मोर है, चीता है या तोता है, जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे। बिल्कुल फास्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी उल्लू है, मोर है, चीता है या तोता है,
तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है तोता, देन गलत आंसर है मोर होगा, मोर मोर है ना। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, राष्ट्रीय पशु, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। राष्ट्रीय पशु बताओ, कुछ बच्चे शेर बोलते हैं, कुछ बच्चे चीता बोलते हैं, है ना, कुछ बच्चे बाघ बोलते हैं। तो फाइनली सभी को बताना है कि भारत का यहाँ पे जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ बच्चों, वेल डन, सबका जवाब सही है। राष्ट्रीय पशु जो है ये हमारा बाघ हो जाएगा, ठीक है, बाघ। और राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय फूल बताओ। तो राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा, ये हमारा कमल हो जाएगा, ठीक है, कमल। हाँ, राष्ट्रीय वृक्ष की भी बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, तो ये बरगद हो जाएगा, याद रखना है, बरगद, ठीक है, बरगद। जी हाँ। और राष्ट्रीय फल तो आप सभी जानते ही होंगे कि आम होता है, राष्ट्रीय फल आम, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ गाइस। चलिए, अगला प्रश्न है, बताना है निम्न में से किस तट की रेखा सबसे लंबी है। देखिए, अभी हाल ही फिलहाल मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, ठीक है, कि भैया किस राज्य की तट की रेखा सबसे लंबी होती है, तो गुजरात की लंबी होती है ना। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी तटीय रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट नंबर पे गुजरात आता है और सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य आ जाएगा, ये आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपका गुजरात तो है नहीं, गुजरात नहीं है ना जी, गुजरात ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो किस राज्य की तट की रेखा सबसे लंबी होती है, तो फर्स्ट नंबर पे तो आपका भैया गुजरात आता है, सेकंड नंबर पे जो है ये याद रखना है आंध्र प्रदेश आता है, एपी आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, 1 रुपए का नोट जारी करता है, कौन जारी करता है बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार या वाणिज्यिक बैंक। बताएंगे 1 रुपए का जो नोट है वो उसको कौन जारी करता है। जी हाँ, कौन जारी करेगा 1 रुपए के नोट को। तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन आपका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन जो है मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देना चाहूँगा। आपको बताना है कि जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर हस्ताक्षर किसका होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क के रूप में रहा, यानी 1 रुपए के नोट पर, जी हाँ, 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, किसका हस्ताक्षर होता है। तो ये जो है आपको एज ए होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्य है, यानी बताना है कि भैया किस राज्य में इंडस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, पंजाब है, गुजरात है, या फिर महाराष्ट्र है, या पश्चिम बंगाल है। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे, पंजाब है या फिर, हाँ जल्दी से बताएंगे, पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ, वेल डन, सभी का आंसर सही होना चाहिए, महाराष्ट्र। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइज। प्रश्न है कि भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, सिंधी, कश्मीरी, कन्नड़ या तेलुगु। देखिए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है यहाँ पे, यानी इन चारों में से। तो बच्चों, इन चारों में से जो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है वो कौन सी है, तेलुगु है, ठीक है। और तेलुगु जो है ये 7.19% लोग बोलते हैं, ठीक है, मतलब बोली जाती है ये लैंग्वेज भारत में, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में हिंदी रहता ना, तो हिंदी फर्स्ट चॉइस हो जाता है, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाता है, यानी वो सही जवाब हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह भी याद रखना है कि भैया अगर बिना ऑप्शंस की बात करें, है ना, अगर मैं आपको ऑप्शंस नहीं देता हूँ और पूछता हूँ कि भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, तो वो कौन सी भाषा है, हिंदी है गाइस, ठीक है, हिंदी है। तो ये याद रखना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर स्मारक है, किस वंश का है, चोल वंश का है, या पल्लव वंश का है, या चेर वंश का है, या किसी का नहीं है। बिल्कुल फास्ट।
सभी बच्चे आंसर करेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का, है ना। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्मारक है वो किस वंश का है, तो वो बच्चों वो जो है चोल वंश का, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, और पैरामेडिकल से संबंधित जो भी अपडेट, जो भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। ठीक है, तो बाय बाय स्टूडेंट, मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।